चलिए साथियों, ठीक है, आते हैं एक और प्रैक्टिस सेट पे। और कौन सा है? सीरीज नंबर 21, राइट। तो सीरीज नंबर 21 था और आपका तो ये मानना है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर था, बट ठीक है, बेसिक्स रखा है ना। जेएस और उत्तराखंड में थोड़ा लेवल ज्यादा हमने इस बार रखा है, देन आई होप आप लोगों ने किया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी का। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? राइट, सवाल बेसिक है। अब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यू मीन टू से हिम किरीटिनी, श्योर। या फिर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिणी। और इसके लिए इनको मिला है 1955 में। 1955 में इनको क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस चीज के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाया था, लास्ट क्लास में भी बात हुई थी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक सम्मान है ना। सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक आता है साहित्य अकादमी। और इस साहित्य अकादमी सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 से। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली बार ये दिया कब गया था, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ने आपने जमा की थी वह? किसी पे आई तो नहीं? अच्छा, आप पे तो चेक कर लो, है ना। अगर आपको चेक करना है तो ये वाला कर सकते हो, वरना आप अपने पास कर लीजिए। चलिए, हाँ, तो इसकी शुरुआत तो हुई थी कब? 1954 में। होल्ड ऑन, जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये पहली बार दिया कब गया था? अगर सवाल पूछे तो पहली बार 1955 में दिया गया था और इसके रेसिपिएंट के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आता है। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, सम्मान क्या मिलता है? देखो, वर्तमान समय की बात करो तो आज के टाइम में इसके भीतर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी देखो, ये तो ऑब्वियस है कि हर जगह पर साइटेशंस आपको मिल जाते हैं, है ना। एक जो है यहाँ पर पत्रिका मिल जाता, ताम्र जो है पट्टिका वहां पर मिल जाती है। प्लस दूसरी बात यहाँ पर ये पूछ लेता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में मिलता है? साहित्य में मिलता है तो साहित्य मतलब किसी ना किसी भाषा में लिखा गया होगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में मिलता है? 24 भाषाओं में। ये चीज ध्यान रखनी, कुल भाषाएं हैं इसमें 24। कैसे? देखो, 22 उसमें वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो भारत के संविधान की अनुसूची 8 में है। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हम आज भी तो पढ़ते हैं? 22 भाषाएं। प्लस इसके अलावा ये दिया जाता है राजस्थानी भाषा में और ये दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी, तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। रही बात वेणुलो गूंजे धरा, हिम किरीटिनी और युग चरण, ये रचनाएं भी इन्हीं की हैं। ऐसा नहीं कि इसका लेखक कोई और है, ये रचनाएं भी किसकी हैं? माखनलाल जी की है। प्लस याद है ना, बचपन में बहुत पढ़ते थे पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं में, बताओ, सरबाला के, नहीं सुनाई वाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा हमारे टाइम में एक कविता आती थी हिंदी की पुस्तकों में। तो जैसे इनकी प्रसिद्ध जो कविताएं हैं उनमें आती है जैसे पुष्प की अभिलाषा, या इन्होंने माता नाम से जो है एक और रचना लिखी है, तो ये हमारे मिस्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आओ फटाफट। पहले का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 आना, खगेश का पर्यायवाची है? वाक है, विदु है, वासुदेव है या वैनतेय है? चलो, खगेश का जो आपको आता है पहले वो बताओ, इनमें से कुछ भी नहीं आता छोड़ो। गरुड़ को कहते हैं, बहुत बढ़िया। खगेश का मतलब है गरुड़, और गरुड़ के लिए जो शब्द आता है वो आता है वैनतेय। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, है ना। गरुड़ के लिए क्या आता है? वैनतेय शब्द आता है। तो वैनतेय भी लिखा होगा तो भी गरुड़ है, और बाई चांस जो है इसमें जो है उरगिरी, उरगिरी भी लिखा होगा तो भी कौन है? वो भी गरुड़ है। सारे गरुड़ के जो है पर्यायवाची लिख लीजिए पहले, उरगिरी। इसके लिए आता है हरियान, हरियान। इसी के लिए आता है विश्वमुख, विश्वमुख। ये भी अगर पूछेगा तो भी कौन है? खगेश है, गरुड़ है, खगेश है, गरुड़ है। इसके अलावा जो है खगपति, खगपति। इसके अलावा वातनय, ये सब किसके हैं? खगेश के, यानी कि गरुड़ के हैं। ईटीसी करके छोड़ दो आदि, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं किसके? दैट इज ऑफ गरुड़ा, यानी कि खगेश। होल्ड ऑन, इतना लिख दिया, इसको मिटा रहा हूं, रुको। अब इसके अलावा अगर हमसे सवाल पूछा कि वाक क्या है, तो आप अनुच्छेद 19 पढ़ते हो, वाक की स्वतंत्रता। तो वाक मतलब जो अभी मैं बोल रहा हूं, यानी वाणी।
वाक का मतलब क्या है? जो मेरे मुखमंडल से भी वाणी निकले वही वाक है। या इसको आप लोग क्या कहते हैं? कथन कहते हो, या आप लोग इसको वचन कह सकते हो, या आप इसको उक्ति कह सकते हो। भाई जो मेरे द्वारा बोली गई है वो उक्ति है ना। तो जो है वाक के लिए वाणी, कथन, वचन, उक्ति इत्यादि ये सारे जो है शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। राइट, चलिए अब बताओ विधु किसका है? चंद्रमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो विधु है वो किसका है? वो चंद्रमा का है। और चंद्रमा के कितने सारे हैं बताओ? जैसे चंद्रमा, शशि, इसके अलावा मयंक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सुधांशु, सुधांशु अगर पूछेंगे कि किसका पर्यायवाची शब्द है तो सुधांशु भी किसका है? चंद्रमा का है। इसके अलावा जो है आता है राकेश, हिमांशु, ये सब इसी के है ना। हिमांशु, राकेश, एक और, हाँ हाँ सही जा रहे हो, सुधाकर, सारंग, ये सब इसी के हैं ना। सुधाकर, सारंग, ईटीसी। सुधाकर हो गया, सारंग हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दैट इज ऑफ विधु। राइट, अब क्या बचा? वसुदेव। तो मेरे वसुदेव के वासियों बताओ जरा, वसुदेव कौन है? प्रभु श्री कृष्ण है। और प्रभु श्री कृष्ण का एक नाम थोड़े ना है, कितने अनेकों नाम है। इनको गोपाल कह लीजिए, इनको आप क्या कह सकते हैं? गोपाल, है ना। कई लोग ग्वालपाल कहते हैं, तो ग्वालपाल मतलब वही ग्वालों के जो रखवाले हैं वो क्या है? हमारे ग्वालपाल प्रभु श्री कृष्ण है। इनको गिरिधर, इनको मुरलीधर, इनको केशव, इनको माधव, तो ये सारे नाम इन्हीं के। माधव, केशव, गिरधर कहते हैं ना, गिरधर गोपाल, मुरलीधर, मुरलीधारक जो है वो है मुरलीधर गोपाल, तो मुरलीधर आदि, ये है वसुदेवा के नाम। मैं आपसे कई दफा ये बात बता चुका हूं कि देखो पेपर देने का मतलब ये नहीं कि आपने कल पेपर दिया, आज हमने आंसर्स बताए, फटाफट निपटा दिए। एक एक जो है ऑप्शंस पर हम लोग बात कर रहे हैं, डिटेल में इसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आई होप सो आप समझ गए। तो ये चार ऑप्शंस, चारों के पर्यायवाची शब्द क्लियर है। नेक्स्ट आओ तत्सम शब्द, इनमें से कौन सा है? काठ, आंचल, अमृत या माता। बट इसमें मुझे थोड़ा एक डाउट सा क्रिएट हो रहा है। हाँ देखो इसमें दो है, इसमें दो है। देखो पहली बात, तत्सम का मतलब क्या है? तत्सम, उसी के जैसा। तत् मतलब उसी के, सम मतलब समान। तो उसी के समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अब संस्कृत के समान कौन कौन से आते हैं? जैसे अभी आपने क्या लिखा? जैसे आपने लिखा माता, राइट। तो भाई माता शब्द कहां से निकला है? मातृ से। संस्कृत में क्या लिखते हैं? मातृ लिखते हैं, तो मातृ से ही माता है। अगर माँ लिखा हो तो वो तद्भव हो जाएगा। जैसे हम आज कहते हैं ना माँ, तो माँ तद्भव है, मतलब उससे निकला हुआ शब्द। लेकिन जब माता लिखेगा, शब्द सुनना जरा ध्यान से, जैसे अगर इसमें ये माता लिखेगा तो माता भी क्या है? माता भी तत्सम है। ये थोड़ा सवाल गलत चलेगा, गलत मतलब इसके दो आंसर आ रहे हैं। तो मातृ माँ ये तो है तत्सम, और अगर इसका आप मुझे तद्भव पूछोगे तो इसका तद्भव हो जाएगा माँ, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? माँ। और दूसरा देखो जो ये अमृत लिखा हुआ है ये भी तत्सम है, तो इसके दो आंसर निकल रहे हैं। इसका राइट आंसर बी भी निकल रहा है और इसका राइट आंसर डी भी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अमृत संस्कृत में भी लिखते थे, और अमृत का तद्भव क्या होता है? अमीय होता है। तो अगर इसका तद्भव पूछे तो इसका तद्भव है अमीय। कई जगहों पर अमी लिखा होता है, तो अमीय या अमी वो एक ही है ना। तो इसके दो आंसर निकल रहे हैं। मान लो आपने अगर इसका बी भी लिखा है या डी भी लिखा है तो आपको बोनस दे दूंगा, एक नंबर आपको बन जाएगा, लेकिन ये गलत। अच्छा काठ का मैं पिछली बार बताया था, काठ क्या है? ये तद्भव है। काठ क्या है? ये तद्भव है। और इसका तत्सम क्या निकलेगा? इसका तत्सम निकलेगा काष्ठ। और आंचल भी क्या है? ये भी तद्भव है, और इसका तत्सम क्या निकलेगा? आंचल मतलब, सोचो सोचो, नहीं, चलिए इसका तद्भव तत्सम आएगा आचर। तो आंचल जो है ये तद्भव है, और इसका जो है वो है आंचल, आचर। तो आंचर क्या हो जाएगा? इसका तत्सम शब्द आ जाएगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। द राइट आंसर इज बी एंड डी। इसके दो आंसर आ रहे हैं ना, बोथ बी एंड डी इज द राइट आंसर। कोड नहीं थे लेकिन फिर भी सही है। निम्नलिखित संधि में कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत युग्म बताओ भाई। अनुदित, ये ठीक है। अवनींद्र में अवनी धन इंद्र, ये भी ठीक है। आपने गलत बताना है ना। अब देखो श्रद्धा गलत है। क्यों? क्योंकि श्रद्धानंद में श्रद्ध तो कोई मूल शब्द ही नहीं है ना। यहां पर अगर श्रद्धा लिखा होता तो सही होता, लेकिन ये श्रद्ध लिखा है, दैट इज वाई ये गलत है। हमें गलत पिक करना था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बाकी भूधार जो है, भूधन उद्धार, भूधार ये बिल्कुल सही शब्द है। क्लियर हो रहा है ना? कहीं पर डाउट हो तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए बताओ तो जरा, अनुदित में कौन सी संधि है? दीर्घ कैसे?
उ प्लस उ यानी दीर्घ संधि। अवनींद्र में इसमें भी दीर्घ है, भूधार में ये भी दीर्घ है, और श्रद्धानंद में ये भी दीर्घ है। तो ये सारे ही सारे जो है दीर्घ संधि के उदाहरण थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा मजेदार है। जहां स्वरूप और क्रम के में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अच्छा ये तो पता चल गया ना, अनुप्रास है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार सभी उदाहरण अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। देखो, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, शब्दानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये होते हैं 5 भेद किसके? अनुप्रास अलंकार के। अब उसमें पूछ रहा है कि यहां पर क्या हो जाए, स्वरूप और क्रम एक जैसा हो जाए। तो भाई ये समझना जरा मुश्किल है, इसीलिए इस अलंकार को कहते हैं चतुर लोगों का अलंकार। एंड चतुरों का अलंकार कौन सा है? छेका अलंकार है। कौन सा है? तो यह है छेकानुप्रास। छेक अलंकार को कहते हैं चतुर लोगों का अलंकार। चतुर लोगों का अलंकार। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, डोंट वरी। जैसे मैं एक कथन लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा रीझ रीझ रहस्य रहस्य, रीझ रीझ रहस्य रहस्य, हंसी 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 उठे। अब अगर इसमें कोई आपसे अलंकार पूछे तो एक चीज तो क्लियर है कि सर यहां पर वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास में क्या होता है, किसी वर्ण का क्या होता है, बार बार दोहराव होता है। वर्ण कह रहा हूं मैं, शब्द नहीं। शब्द एंड वर्ण में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड शब्द, राइट? तो जैसे अगर मैं क्या हूं, यहां वर्ण है तो देखो रा है ना, तो रा की पुनरावृत्ति, यहां भी रा है, रा की पुनरावृत्ति, इधर रा है, इधर रा है, इसकी पुनरावृत्ति। ऐसा यहां पर झ की पुनरावृत्ति, झ की पुनरावृत्ति। ऐसे ही जो है यहां पर हा श, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये दोहराए जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखो कैसे अलग है ये बाकी अनुप्रासों से। इसमें जो है देखो, रा के बाद बड़ी ई की मात्रा, झा से पहले छोटी ई की मात्रा, रा के बाद बड़ी ई, झा के से पहले छोटी ई। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका स्वरूप एक जैसा है, दिखने में भी देखो एक जैसे हैं, यस एंड नो। प्लस इनका जो क्रम है कि रा के बाद बड़ी ई, झा से पहले छोटी, तो ये भी सेम है। तो जहां इसमें आवृत्ति और क्रम एक जैसे हों, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा छेकानुप्रास। क्लियर है? ठीक है, श्योर, बहुत बढ़िया। सुना है वो वाला, बनो गुरुपद गुरुपद पदुम परागा, सुरस सुभाष सरस अनुरागा। तो उसमें भी क्या आता है, यही आता है ना। चलिए होल्ड ऑन, अब यहां रुको। मैंने आपको ये बता दिया, आंसर इज ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, अब यहां रुकना है और यहां समझना है कि लाटा अनुप्रास क्या है। कौन बता रहा इस क्लास का लाटा हो कोई? हाँ, जहां पर शब्द की आवृत्ति उसी के अर्थ में हो, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदलेगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कैसे? लाटा में जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, और मैंने कहा कि मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, या जिए भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं मरना है। कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए या मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें लाटा कैसा है, देखो इसमें मनुष्य और मनुष्य 2 बार आए। सर अगर इसमें 2 बार आए तो ये यमक होना चाहिए, यमक नहीं है। इनका अर्थ देखो, मतलब देखो शब्द एक है, उसका अर्थ है, लेकिन भाव देखो अलग है, उसका भाव अलग है। भाव अलग कैसे? यहां पर मनुष्य की बात हो रही है मानव से, और यहां पर मनुष्य के लिए मरे, मतलब जो मानवता के लिए मरे, तो ये बात हो रही है मानवता के लिए। तो मनुष्य वही है जो मानवता के लिए जिए और मानवता के लिए मरे। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, लाटा। शब्द एक जैसे हैं, अर्थ भी एक जैसा है, लेकिन भाव थोड़ा अलग है। जननी तू जननी भई, जननी मतलब माँ, और जननी भई मतलब कि माँ की ममत्व, तो माँ की ममत्व होती है, तो माँ का जो ममत्व है, प्यार है। तो जननी तू जननी भई, मैन विल बी मैन, एक आता ना इंपीरियल ब्लू, तो मैन विल बी मैन वाली, मैन मनुष्य तो मनुष्य है ना, तो मानव मानव को समझ सकेगा। तो ये लाटा हो गया। अच्छा, शब्दानुप्रास जैसा कोई होता नहीं है ना, लाता ये शब्द में आ जाएगा, तो ये अलग से कुछ है नहीं, है ना। अब लास्ट में बचा हमारे पास में वृत्त्यानुप्रास। अब वृत्त्या का बेहतरीन उदाहरण कौन बताएगा मुझे? वृत्त्यानुप्रास का कोई भी एक उदाहरण। हाँ, जहां पर एक जो है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो जाए। कोई भी एक व्यंजन वर्ण है, उसकी आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ। कई सारे हैं, बहुत सारे। चलो जैसे एक उदाहरण सुनो, इसमें लिखता है मुदित महिपति, मुदित महिपति,
मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? मुदित में देखो म कॉमन है, महीपति में म कॉमन है, और मंदिर में म कॉमन है, तो इसमें म शब्द की आवृत्ति हो रही है। और ऐसे ही जो है सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा, तो इसमें सा 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 का क्या हो रहा है? रिपीटेंस हो रहा है। तो इट मीन यहां पर भी क्या है? ऐसे ही जो है त त त त, तो त का भी हो रहा है। तो इसमें म त स, इनका क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्या। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, सुना होगा आप लोगों ने। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, क्या है उसमें? उसमें वृत्यानुप्रास है। अब अनुप्रास नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। अनुप्रास मतलब जहां पर एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां होता है हमारा। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। राइट आंसर था पांचवी का ऑप्शन सी, चतुर्लोगों का अलंकार। छठवें पे आओ मित्रों, कौन सा विलोम युग्म सही है? सही है पूछा हुआ है। चिरंतर का नश्वर, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सत्य है। देखो, नश्वर का मतलब है जो क्षण भर में समाप्त हो जाए, जिसको क्षण भंगुर कह सकता हूं मैं, कि जो मतलब समाप्त हो जाए क्षण भर में, जो समाप्त हो सके, है ना, जो क्षण भर में ही क्या हो सके? समाप्त हो सके, उसके लिए शब्द आता है क्या? दैट इज कॉल्ड नश्वर। क्षणिक, कुछ समय के लिए नष्ट हो सकने वाला चीज है। और चिरंतर का मतलब होता है जो लंबे समय से चला आ रहा है, आदि काल से चला आ रहा है, पुराचीन समय से चला आ रहा है। कालशी शिलालेख अपने आप में क्या है भाई? वो एक जो है चिरंतन जो है एक अभिलेख है, पुराने समय से चला आ रहा है, क्षण भर में जो है नष्ट नहीं हुआ। तो ये क्षण भर में नष्ट ना हो सकने वाला, काफी समय से आ रहा है, तो ये चिरंतन है, यानी कि प्राचीन समय से, लंबे समय से चला आ रहा है। और नश्वर मतलब जो क्षणिक है, क्षण भर में जो है नष्ट हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा था? सही। अब मतलब ये गलत है। अच्छा, दिवा, दिवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिवा वैसे दिन ही है, दिन और दिवा एक ही है। विलोम बताने थे ना, यहाँ उसने एक ही लिख दिया। तो दिवा अगर दिन है तो दिन का विलोम क्या होगा? रात्रि होगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही दिन का विलोम क्या होगा? रात्रि। रात्रि को आप अंधकार भी लिखते हैं। अच्छा, अंधकार इसका होगा ज्योति का, है ना। अब जैसे यहाँ है ज्योति, तो ज्योति का अपोजिट क्या होगा? तम। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। या प्रकाश जो है इसका अपोजिट क्या होगा? अंधकार होगा। राइट। तुच्छ और छोटा एक जैसे नहीं लग रहे कि भाई ये तो तुच्छ प्राणी है, तो तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? एक होता है तुच्छ प्राणी, एक होता है महान प्राणी। तो तुच्छ का विलोम हो जाएगा महान, तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? महान। और छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा। तो भाई इसमें तो कुछ ऐसा ऐसा सवाल है नहीं, आपसे सही पूछा तो चिरंतन के बाद नस्वर, ये बिल्कुल जो है सत्य है। सातवें क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। 6 का राइट आंसर ए है। सातवें पे आओ। सातवां क्वेश्चन देखो क्या पूछता है? निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, उसको पहचानो। क्या लिखा सौरभ? हाँ, देखो इसमें ये गलत है, गलत पूछना है ना, अशुद्ध। तो देखो जहां पर शब्द आए ना उपरोक्त, तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है से अच्छा इसमें जो सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था उपर्युक्त। तो उपरोक्त शब्द का प्रयोग जो है वो देखो दोनों है अपने आप में, ठीक है, उपयुक्त भी लिखते हैं उपरोक्त भी लिखते हैं जैसे कथन 1 2 3 4, उपरोक्त सभी, उपर्युक्त सभी, दोनों लिखते हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अगर मैं देखूं, व्याकरण के भाव से मैं देखूं, तो व्याकरणिक दृष्टि से जो है उपरोक्त के बजाय उपर्युक्त शब्द ज्यादा शुद्ध है। तो इसलिए अगर इसमें शुद्धता को देखना है तो उपर्युक्त देखेंगे। सब्जी महंगी है, सही तो बोलेंगे, सही तो है ना। मोहन पौधे सींच रहा है, सही है। गीता ने पत्र लिखा, सही है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन अगर अशुद्धि ढूंढने इन 4 वाक्यों में, तो उपरोक्त की बजाय मैं उपर्युक्त लिखना पसंद करूंगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी किसकी है भाई? सोचो, अच्छोहिणी, अच्छोहिणी, अवक्षोहिणी या अक्षोहिणी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी जो है आप ये इसका सही लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 9th क्वेश्चन। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? सोचो, सिर्फ और सिर्फ बस ये देखो कि दरवेश किसका सिनोनिम है। तो दरवेश सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची है मंगन का। मंगन समझना है तो भिखारी, तो भिखारी का पर्यायवाची क्या है? वो है मंगन या दरवेश, है ना। अब कहते हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। भाई खुद तो मैं अपना जो गुजारा कर रहा हूं वो मांग मांग कर रहा हूं, और मेरे द्वार पर भिखारी आ जाए तो मैं उसको क्या दूं?
खुद मेरे पास कुछ नहीं तो मैं दूसरे को कहां से कुछ दे दूं। तो ऐसा कुछ मिल रहा है कि किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यही है भाई। वो खुद उसके पास कुछ नहीं, वो देगा कैसे किसी को। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। बी है ना। मांगने में शर्म करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म ना करना मतलब है ना, शेखी मारना नहीं, भीख मांग कर भी दान देने वाला नहीं, बल्कि किसी निर्धन के घर पर भिखारियों की भीड़ होना। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस क्वेश्चन के मुताबिक ये सही आंसर होगा, बी लिख लेना। नाइस, गुड। नेक्स्ट आओ। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? सार्थक शब्द देखो क्या है, चलो सुनते हैं पहले। व्याकरण जानने वाला, अरे नहीं भाई, एक बार इधर देखना मोबाइल में, ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहां लिखूंगा तो चल जाएगा ना। ठीक है चलो। तो व्याकरण जानने वाला जो होता है उसको कहते हैं व्याकरणिक या व्याकरण। भाई ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो उसके लिए क्या आता है? व्याकरण आता है। व्याकरण नहीं, व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञानी। जबकि वीर प्रसू का मतलब क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। अगर ये पूछता कि वीर प्रसू क्या है, तो वीर प्रसू मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो उनको कहते हैं वीर प्रसू, कि भाई जो है ये इन्होंने वीर। अब देखो, क्षण में नष्ट हो जाने वाला, इसको कहते हैं क्षण भंगुर। जो क्षण में नष्ट हो जाए उसके लिए शब्द आता है क्षण भंगुर। और क्षतिपूर्ति मतलब भाई नुकसान की भरपाई करना। अगर आप इस क्लासरूम में पढ़ रहे हो, नंबर कम आए, आपने जो है गुस्से में कुर्सी तोड़ दी, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आप ही को बननी पड़ेगी। हर जाना नुकसान आप ही को बनना पड़ेगा। तो क्षतिपूर्ति मतलब कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करना, वो होता है क्षतिपूर्ति। तो ये तो मुझे लगता है इतना टफ था। जिसमें सबकी सम्मति हो उसको सर्वसम्मति कहते हैं, कि भाई सर्वसम्मति से हमने जो है इनको क्लास मॉनिटर चुन लिया, तो सर्वसम्मति। और सर्वज्ञ मतलब जिसको जो है सभी चीजों का ज्ञान हो। भाई सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो है सब कुछ जानता हो, जिसको सभी चीजों का ज्ञान हो। तो अब हम नहीं कहते भाई ये तो सर्वज्ञ है, सभी चीजों का जिसको ज्ञान हो, सभी चीजों का, सभी चीजों का ज्ञान रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, ये है जी। अब लास्ट आया कि जो बिना वेतन के काम करता हो वो अवैतनिक है। तो अवैतनिक मतलब जिसको वेतन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा 10वीं का राइट आंसर। ठीक है चलो मित्रों आगे बढ़ो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 11वें पे। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है ना? आपकी यात्रा सुखद हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक है, बताओ। निषेधात्मक तो होता तो फिर ये कहता ना कि आपकी यात्रा सुखद ना हो, तो वो निषेध है, नहीं लग गया। निषेध मतलब रुकावट, रोकना नहीं। तो ये तो है नहीं, इसको हटाओ, इधर आओ। फिर लिखा है आपसे इच्छावाचक। हाँ ये देखो, इच्छावाचक कहां होता है? जहां हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी की मनोकामना की बात कर रहे हो, या कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो वहां पर इच्छावाचक होता है। जैसे मैं कहूं कि ईश्वर करे आप सब सरकारी नौकरी लग जाएं, तो ये मेरी इच्छा है ना। तो ये इच्छावाचक है, ईश्वर करे आप सब सरकारी नौकरी लग जाएं, है ना। ईश्वर करे कि बारिश हो जाए, भाई ये मेरी इच्छा है, समझ लो। तो वो इच्छावाचक है। तो इसका राइट आंसर इच्छा है। संकेतवाचक नहीं हो सकता। संकेत कहां होता है? जैसे हेतु हेतु नहीं होता, वैसे यहां संकेत होता। अगर बारिश न होती तो फसलें सूख जाती, संकेत है कि अगर बारिश नहीं होती तो फसल सूख जाती है, मतलब बारिश हुई है तो फसल अच्छी हुई है। तो ये मैंने एक संकेत दिया। अगर नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे, ये एक संकेत है। ऐसा नहीं कि सर ने श्राप दे दिया, ऐसा नहीं, संकेत है। नहीं पढ़ोगे तो फेल हो सकते हो, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो संकेत हो गया। राइट। नेक्स्ट प्रश्नवाचक। सौरभ कल क्यों नहीं आए थे? मतलब आए थे, प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना। आप कहां गए थे? प्रश्न है। क्या खाओगे? प्रश्न है। तो ये आप प्रश्न बन गए। 12वें क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, अभी तो कम है पर है भाई फिलहाल। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? सुनो, देश भर में। अब जब देश भर की बात की तो देश किसके लिए आएगा? एक स्थान की बात करेगा। हाँ क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में क्या है? किसका प्रकोप है? कोरोना का प्रकोप है। कहां पर है कोरोना का प्रकोप? देश भर में है। अच्छा इनके अलावा क्या हो सकता है बताओ? काल हो सकता है, समय तो दिया ही नहीं है, नहीं हो सकता। परिमाण है, कुछ माप रहे हैं। अगर ये लिखा होता कि देश भर में कोरोना का बहुत प्रकोप है,
तो एक बार को मैं बहुत को बोल देता। यहां देखो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। रीति क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नहीं लिखा कि धीरे धीरे है, तेज है, जोरदार है, ठीक है, धमाकेदार है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर ऑप्शंस के मुताबिक मैं इसमें से एक चुनूं तो भाई वो स्थानवाचक है कि पूरे देश भर में, देश भर मतलब भारतवर्ष में, तो एक स्थान एक भारतवर्ष की बात करा, तो मेरे हिसाब से भाई इसमें बिल्कुल आप ऑप्शन बी लिख लीजिए बिना किसी डाउट के। अगर ए होता तो उसमें भाई लिखा होना चाहिए था धीरे धीरे, अचानक, कदाचित, फटाफट इत्यादि इत्यादि। कालवाचक होता तो आगे पीछे, बाद में, पश्चात, उपरांत इत्यादि इत्यादि। और परिमाण होता तो जैसे बहुत सारा, थोड़ा, कुछ, किंचित, है ना, बस, अधिक, तो ये लिखा होता है नहीं कहीं, तो इसमें इट मींस इसका आंसर बी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, लता मंगेशकर गाती हैं, बहुत सुरीला गाती हैं मंगेशकर जी, है ना, तो लता मंगेशकर गाती हैं इस वाक्य में किस काल का बोध है? हाँ, ये सामान्य है, लेकिन क्या भविष्यत है? भूत है नहीं ना, तो इसमें है सामान्य वर्तमान। सामान्य भविष्यत होता तो मैं कहता लता मंगेशकर गाएंगी, ये सामान्य है कि भाई हाँ लता जी, हमारी जो प्यारी लता जी हैं वो गाएंगे। या जैसे मैं कहूं कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, क्या है? सामान्य भूत है, प्रतीक्षा करूंगा सामान्य है। अच्छा, अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? जो अभी काम हुआ नहीं, तत्कालिक भी कहते हैं इसको कई बार, तत्कालिक है। जैसे क्या? बच्चे खा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं ना, कोई बाहर पे है वहां पे कह रहे हैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये अभी वर्तमान में चल रही क्रिया लेकिन अपूर्ण है, कब तक पढ़ाएंगे नहीं पता। ऐसा नहीं कि अध्यापक पढ़ा रहे थे, अध्यापक पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पढ़ाएंगे, नहीं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो वो अभी अपूर्ण है, अभी काम चल रहा है वर्तमान में। और सामान्य भूत में क्या आता है? सामान्य भूत बताओ जल्दी से। कार्य संपन्न तो होता है लेकिन उसके सही समय का पता नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं कि गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी, अब ये नहीं पता ना, आई थी ये पता है कि संपूर्ण हो गई क्रिया, लेकिन कब आई थी समय नहीं पता। गाड़ी आई थी, है ना, सौरभ रो रहा था, है ना, मोहित खा रहा था, तो जहां ये सारे शब्द आ जाएंगे वहां सामान्य भूत होगा, तो ये समझ लो। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है वो किस रूप में प्रयोग में आया है? सर्वनाम में, विशेष्य में, क्रिया विशेषण, विशेषण। ये है विशेष्य, ये क्या है यहां पर? विशेष्य। और एक ही लाइन में मुझे अगर बताओ विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, समझो ना, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये जा रही है ना। अब देखो किसकी विशेषता बता रहे हैं? रमेश की, तो रमेश की पुस्तक क्या है? पुरानी है, तो भाई इसमें जो है देखो पुराना नया, ये विशेषता है। विशेषता क्या है? पुराना नया। और किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? रमेश की। और विशेषता किसमें है? पुस्तक में, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बता रहे हैं। अच्छा, पुराना क्या है? पुस्तक है। नया क्या होता? पुस्तक होता। तो पुराना नया, ये क्या है? ये विशेषण है। और विशेषण की विशेषता क्या है? मतलब किसकी विशेषता की? वो पुरानी है, पुस्तक की। तो पुस्तक अगर पुरानी है तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और अन्य किसी के लिए हो तो वो क्या होंगे? पुरुषवाचक। बताओ वक्ता के लिए जो पुरुषवाचक का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? बताओ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है अन्य पुरुष? वक्ता के लिए। वक्ता मतलब बोलने वाला, मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, तो ये क्या है? ये है उत्तम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष। और सुनने वाले तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, आपका, तो ये क्या है? यह है मध्यम पुरुष। और जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो वो आता है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में जैसे क्या आता है? वह, वे, उसने, उसका, उनका, उन्होंने, है ना, तो ये किसी और की बात चल रही है ना, कि वो नहीं वो, है ना, तो वो की बात चल रही है, तो ये पुरुष में आ जाएगा। जहां अनिश्चय होता तो अनिश्चय में मैं दो ही शब्द लिखता, या तो कुछ लिखता या कोई लिखता। जैसे मैं कहता कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब मुझे निश्चय नहीं ना कि कौन खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक है ना, कि मुझे कुछ ला कर दो खाने के लिए, अब कुछ क्या नहीं पता, अनिश्चय, कुरकुरा चाहिए, मोमो चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, अब कुछ क्या है? अनिश्चय है। निजवाचक मतलब जहां स्वयं, आप, है ना, खुद, है ना, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, आप भला तो जग भला, इसमें क्या है? निजवाचक आता है। एंड द लास्ट इज संबंध, जहां पर क्या हो? मतलब किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ में संबंध को दर्शाया जा रहा है। जो सो, है ना, जो मैंने कितनी बार ये गा दिया,
जो सोवत है वो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका उसका, ऐसा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसा लाइक दैट। तो इसका राइट, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है ना, बताओ। आप होगा बिल्कुल। और मिलाप को कैसे आप देखते हो, जैसे मिला धन आप, तो मिला धन आप से क्या बनेगा, मिलाप बनेगा। और मिलाप में प्रत्यय कौन सा है, वो है आप प्रत्यय। यही हमसे पूछ रहा है, तो बस इस तरीके से हो गया। आप लाप मत लिख लेना इसको, ऑप्शन ए लिख लेना। हाँ, ये अच्छा सवाल है। औष्ठेय भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। पहले तो यहाँ पर हम एक दो चीज समझ लेते हैं। महाप्राण मतलब प्रत्येक वर्ग का, देखो 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे एग्जाम्पल में कई बार बता रखा हूं, क, ख, ग, घ और ग। तो इसमें से बोलो, देखो क, ख, ख बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, महाप्राण है। ग कम समय लग रहा है, घ ज्यादा समय लग रहा है, महाप्राण है कि नहीं। तो ये वाले हो गए महाप्राण, बाकी पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं अल्प प्राण। अब हमसे पूछ रहा है कि महाप्राण होना चाहिए, प, फ, है ना, या तो फ हो सकता है, या फिर भ हो सकता है, ट, ठ, ठ भी हो सकता है भाई, है ना, त, थ, है ना, और व हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या, ऊपर से ओष्ठे होना चाहिए। तो वा में तो ओष्ठे है क्या, वा ओष्ठे है, ओष्ठे तो है लेकिन वा के साथ, ठीक है। अब ये बताओ जरा, फ क्या है, प, फ, पहली बात। दूसरा है प, फ, है ना, नहीं सॉरी, फ नहीं है, प, फ, ब, भ, ये भ है ना, ठीक है। प, फ, ब, भ, भ कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे पे। प, फ, ब, भ, भ आ रहा है ना चौथे पे। तो जो चौथे पे है वो क्या है, महाप्राण है। तो इसमें ये महाप्राण है। होल्ड ऑन, क्या ये घोष है, लास्ट के जो 3 होते हैं वो घोष होंगे, या लास्ट के जो 2 होते हैं वो घोष होंगे। घोष मतलब सघोष, लास्ट के 2 सघोष है और शुरू के 3 अघोष है। श्योर, कंफर्म, लॉक करना है, कर दूं, आए ना, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास में भा है वो सघोष भी है, समझ रहे हो, घोष मतलब सघोष। और औष्ठे तो वैसे ही है, याद देना ट्रिक, केटीएम 2, केटीएम 2 की ट्रिक, यानी का वर्ग जो पूरा है वो क्या है, वो कंठ है ना। फिर ता वर्ग, पहले चा वर्ग बताओ, चा वर्ग क्या है, तालु है। फिर उसके बाद बताओ टा वर्ग, मूर्धन्य आ गया। फिर जो है डी में कौन सा वर्ग आएगा, ता वर्ग, ता था दा दा, है ना, तो ता वर्ग आ गया। और ओष्ठे में लास्ट एक ही बचा, पा फा, यानी पा वर्ग, राइट। और जैसे मैंने पूछा था वाह, तो वाह में ओष्ठ तो है लेकिन दंत भी होगा, तो वाह दंत प्लस ओष्ठे होगा, सिर्फ ओष्ठे नहीं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। शब्द जो दांत है इसमें से किस विकल्प को दर्शाता है, पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग को, उभयलिंग को, या नपुंसक? हाँ, नहीं, पुल्लिंग शब्द में आता है दांत। दांत जो शब्द है वो पुल्लिंग में आता है। हमें दे दिया माथा, बताओ माथा, माथा जो होता है हमारा, पुल्लिंग, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जांघ, जांघ स्त्रीलिंग, ठीक है। और क्या आ सकता है, स्किन किस में आएगी, त्वचा स्त्रीलिंग में आएगी, हाँ, पुरुष की त्वचा को नहीं देखना चाहेगा ना, बात भी सही है। चलो, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं, आकूत, अकर्ण, अचंड, ये तीनों तो है विशेषण, लेकिन अचार जो है वो विशेषण नहीं। अचार खट्टा है ना, तो खट्टापन उसमें तब विशेषण हो जाता, अचार कैसे हो जाएगा, तो अचार इज नॉट विशेषण, अचार विशेषता नहीं है भाई। अचार की विशेषता है कि वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, मिर्ची ज्यादा उसमें है, क्या है, नहीं है, तो अचार नहीं है। अच्छा, वृत्तियां तो मैंने अभी बताया, वृत्तियां का मतलब जहां जहां एक व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति हो उसको कहते हैं हम लोग वृत्त्यानुप्रास। तो अभी मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन करवाने के लिए क्लास में आया था, क्योंकि मुझे, मैंने जैसे बताया, पीपीटी मिल नहीं पाई थी। तो अभी सर आएंगे, पहले सर आपको करवाएंगे उत्तराखंड, और फिर उसके बाद एक बार आज मुझे फिर देखने को मिलेगा, उसके बाद में जीएस पे वापस आऊंगा, है ना। तो फिलहाल आप लोग पहले उत्तराखंड की क्लास कर लो, फिर मैं जीएस में थोड़ी देर में वापस लौटूंगा। और ये आज का पैटर्न है, हर दिन ऐसा नहीं होता, आप जानते हैं, बाकी दिन सर आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आपके हिंदी और उत्तराखंड के आंसर्स एक्सप्लेन हो गए हैं, ठीक है। अब रह गया आपका जनरल स्टडीज वाला, यानी कि जीएस वाला जो पार्ट था, ठीक है। तो आ जाए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जीएस के पहले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, रिगार्डिंग टू द महाराजा रणजीत सिंह। पहला ऑप्शन कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से आए करते थे।
और दूसरा पूछा है कि जीन फ्रांसिस अलार्ड और जीन बैप्टिस्टे देवर द आर्मी चीफ ऑफ और देवर द आर्मी मेंबर्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, राइट। अब देखो, जब आप लोग सिखिज्म पढ़ते हो या जब आप लोग महाराजा रणजीत सिंह पढ़ते हो तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिखिज्म के भीतर कुल मिलाकर 12 जो है मिसल हुआ करती थी, और इन 12 मिसलों में से एक मिसल आती थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल, राइट। और इस सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह जी। तो अगर महाराजा की बात करेगा तो उसमें कोई करोड़ सिंधिया नहीं बल्कि सुकर चकिया आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है वो तो हो गया सरासर गलत। रही बात दूसरा कि इनके जो है सेना के साथ जो जुड़े हुए थे इनमें जो है फ्रैंको, जीन फ्रैंको लार्ड और जीन जो है बाप्टिस्ट वेंचुरा हुआ करते थे, तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। दूसरी बात, कई बार सवाल ऐसा भी बनते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे इनको महाराजा की उपाधि दी किसने थी, तो बताएं जरा। ठीक है, अब याद करो जरा, एक व्यक्ति था, अफगान का एक सरदार था, अफगानी सरदार था जिसका नाम था जमान शाह। और ये सवाल ऐसे बन जाते हैं कि जमान शाह जो था इसी के द्वारा रणजीत सिंह जी को एक तो महाराजा का टाइटल दिया गया था और दूसरा इसने महाराज को जो है लाहौर की सूबेदारी दी थी। तो इसी के बाद तो आप जानते हैं ना कि यहां से लाहौर की सूबेदारी मिल गई महाराजा को। साथ में इससे पहले अमृतसर जो है महाराजा जी ने भंगी मिसल से छीना था। तो इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक हुआ करती थी लाहौर में और दूसरी राजधानी हुआ करती थी कहां? दैट वाज इन अमृतसर। तो ये भी जो है महाराजा के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा देखो, महाराजा रणजीत सिंह का नाम कहां महत्वपूर्ण रूप से आता है? अंग्रेजों के साथ इन्होंने की थी लाहौर की संधि, है ना। अब बताओ, सॉरी अमृतसर की संधि, लाहौर मत कहना, है ना, अमृतसर की संधि। और महाराजा जी ने अमृतसर की संधि कब साइन की थी? अमृतसर की संधि नहीं, बताओ अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका डेट लिखना है 25 अप्रैल 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में। और इस समय याद रखो कि अमृतसर की जो संधि हुई थी ये अंग्रेजों की ओर से साइन करता है कौन? याद कीजिए, चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो अंग्रेजों की ओर से इसको क्या करता है? साइन करता है, चार्ल्स मेटकॉफ। और ऑन द अदर साइड हमारे पास जो है महाराजा रणजीत सिंह, इनके बीच में समझौता हुआ। और समझौते के मुताबिक आप जानते हैं कि लुधियाना में अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी रखी गई, साथ में जो सतलुज नदी था इसको बाउंड्री बना दिया गया कि सतलुज नदी के पार के एरियाज होंगे अंग्रेजों के अधिकार में और सतलुज नदी के पूरब के जो एरियाज हैं वो होंगे महाराजा जी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में। और महाराजा जी से वादा लिया गया कि आप भविष्य में कभी भी जो है संधि को ब्रीच नहीं करोगे, यानी अंग्रेजों पर अटैक नहीं करोगे। सो ये लाहौर की संधि। बाद में जब इनकी डेथ होगी 1839 में महाराजा जी की, तो इसके बाद जो है इनके बेटे आएंगे, जैसे जो है कौन आए थे? खड़क सिंह जी आए थे, नौनिहाल सिंह जी आए थे, फिर उसके बाद दलीप सिंह जी आए थे। और जिस समय दलीप सिंह काम कर रहे थे उसी समय 2 एंग्लो सिख वॉर हुए थे, अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध हुए थे। और पहला कब युद्ध हुआ था? एंग्लो सिख वॉर। कई बार सवाल पूछा गया है, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ऑप्शन दे देता हूं, 1845-46, 1846-47, 1848-49 या 1850-51। क्या बताओ तो? नहीं, 45-46। 1845-46 में पहला जो है लाहौर, सॉरी पहला जो है एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसके बाद लाहौर की पहली संधि 9 मार्च 1846 को हुई। फिर जब दूसरा वॉर हुआ था 1948-49 में, तो लाहौर की दूसरी संधि हुई और उसी दूसरी संधि के मुताबिक कोहिनूर हीरा ये महारानी के ताज में गया या महारानी को चला गया, अंग्रेजों को चला गया। और साथ में महाराजा दलीप सिंह जी को एजुकेशन के लिए या पढ़ने के लिए भेज दिया गया कहाँ? ब्रिटेन में, है ना, इंग्लैंड में। तो वहां उनकी जो है शिक्षाएं हुई थी। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट समझने पड़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ क्या हो जाता है इसको कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया, चलिए तो क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिफॉर्मर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ बंगाली प्रोजेस। अब बंगाली प्रोजेस की बात करें, यानी कि इस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक कहते हैं।
तो इसमें से जो बंगाली भाषा में रचनाएं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, या तो बंकिम चंद्र जी पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर जो है ईश्वर चंद्र और केशव चंद्र सेन पे, क्योंकि ये तीनों ही नाम जो है बड़े हैं। सो आप राइट आंसर इसका क्या लेकर चलोगे? बताइए। नहीं, चलिए, तो इसका राइट आंसर लिखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर बंकिम चंद्र जी की बात मत करिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द राइट आंसर। अब बताओ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी किस प्रसिद्धि के लिए जो है प्रमुख है? क्या इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए आज हम लोग इनको याद करते हैं, ईश्वर चंद्र जी को? देखो, सबसे बड़ा काम तो इनका क्या है? विडो रीमैरिजेस एक्ट। जिस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, तो वो पूछता है किसके प्रयासों से आया था, तो वो इन्हीं के प्रयासों से आया था। और कब आया था? 1856 में। तो जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, वो इन्हीं के जो है प्रयासों से संभव हुआ था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं के समय ईश्वरचंद विद्यासागर के तत्वावधान में एक कॉलेज बना था जिसको हम देश का पहला प्राइवेट कॉलेज कहते हैं, और कॉलेज का नाम है द मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। तो इन्हीं के द्वारा जो है क्या बनाया गया था? मेट्रोपॉलिटन कॉलेज बनाया गया था 1872 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1872 में मेट्रोपॉलिटन स्कूल या कॉलेज जो था, ये इन्होंने बनाया था, और इसको देश का पहला प्राइवेट कॉलेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, दूसरा, विद्यासागर जी इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज वर्क, हिज लिटरेरी वर्क, राइट। एंड इन्होंने कौन सा जो है न्यूज़पेपर लिखा था? सो ही रोड सोम प्रकाश, वही सोम प्रकाश जिनको इन्होंने 1858 में पब्लिश किया, राइट। और 1878 में लॉर्ड लिटन के समय इसी सोम प्रकाश को बैन करने के लिए वो पूरा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ले आया था। तो उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने इसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को बैन जब किया गया, मतलब उसके तहत जब इसको बैन किया गया, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया था, है ना। तो रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है खत्म किया था। चलिए, अच्छा, केशव जी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानकार है। जो ब्रह्मो समाज था, इस ब्रह्मो समाज के तीसरे सबसे बड़े पिलर कौन है? केशव चंद्र है। पहले तो जिन्होंने स्थापना की, यानी कि राजा राममोहन रॉय 1828 में। फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हुई थी 1833 में ब्रिस्टल में, तो फिर ये रूपरेखा आई किसके बाद? देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पास। फिर देवेंद्र नाथ जी के बाद जो है ये किसके पास, मतलब मुख्य व्यक्ति कौन जुड़ा इससे? 1856 में केशव चंद्र सेन जुड़े। और केशव चंद्र सेन जी के जैसे अगर मैं कार्यों के एक दो बात करूं, तो 1856 में जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या चलाई? संगत सभा चलाई। केशव चंद्र सेन ने वर्ष 1856 में शुरुआत की किसकी? संगत सभा की। ये सवाल कई दफा ऐसा ही पूछा गया है। इसी समय इन्होंने जो है गुडविल फ्रेटर्निटी का भी गठन किया। क्या क्या था इसी समय? संगत सभा और गुडविल फ्रेटर्निटी, इसका जो है गठन इन्होंने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1866 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हुए और इन्होंने क्या बनाया? ही फॉर्म्ड भारतीय ब्रह्म समाज। तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज जो था इसका भी गठन किया 1866 में। फिर बाद में 1878 में इनसे अलग होकर शिवनाथ शास्त्री जी, आनंद मोहन बोस जी ने बनाया था साधारण ब्रह्मो समाज। तो वो 1878 का समय याद रखना है। अच्छा, इन्हीं के द्वारा 1871 में विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन का जो है गठन किया गया था। ये दो डेट्स आप लोगों को याद रखनी है। देखो, एक है 1869 का और एक है 1871 का। 1871 में इन्होंने विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन, महिलाओं के शिक्षा को प्रमोट करने के लिए विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन बनाया, राइट। और इससे पहले इन्होंने वर्ष 1869 में एक और चलाया था जिसको कहते हैं नव विधान। ये सवाल बहुत फेमस और कई दफा पूछा गया है। तो इन्होंने नव विधान चलाया जिसको ट्यूबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने नव विधान चलाया था, अपने आप में एक प्रकार से नई लहर जो है समाज में लाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के लिए लाए थे। और अंत में 1872 में इनका स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको ब्रह्म विवाह अधिनियम कहते हैं, तो ये 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम लाए जिसमें उन्होंने बाल विवाह रोकने के प्रयास किए, लेकिन खुद जो है गड़बड़ कर दी। कैसे? अपनी जो है छोटी सी बिटिया का विवाह कर दिया कूच बिहार के राजा के साथ में। तो तभी तो शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस इनसे अलग हुए और अलग होकर उन्होंने क्या बनाया? अपना साधारण ब्रह्मो समाज बनाया। सवाल, अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में या बंकिम चंद्र चौटर्जी के बारे में क्या आपको मुख्य याद रखना है? देखो, सबसे पहले बड़े आनंद से नाम लीजिए, आनंद मत। और आनंद मत को इन्होंने कब पब्लिश किया था? है, ये पूछा गया कई बार। 1882 में, 1882 में इनका क्या था? आनंद मत था। दूसरा, ही इज फेमस फॉर हिज वर्क। इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसकी रचना किसने की है? वो की हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनको चट्टोपाध्याय के नाम से आप लोग जानते, राइट। इसके अलावा इन्होंने दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, ये लिखे इन्होंने। ये पूछा गया है ना
इन्होंने जो है क्या क्या लिखा है, दुर्गेश, नंदिनी, देवी चौधुरानी आदि, ये इनके जो है प्रमुख हुआ करते हैं। एंड स्वामी जी के बारे में जो एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है वो है 1875 में इन्होंने क्या बनाया था, कौन सा समाज, आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक यही थे, और आर्य समाज का जो स्लोगन था, जो इसका नारा था, वो क्या था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। तो इस तरीके से जो है कौन आए थे यहाँ पर, स्वामी दयानंदा सरस्वती जी आए थे। स्वामी जी के बारे में दूसरी बड़ी बात, इन्होंने लिखा है क्या, सत्यार्थ प्रकाश, ये कितनी बार पूछा है, और उसी सत्यार्थ प्रकाश के भीतर इन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा बनाने को प्रमोट किया था, प्लस स्वराज शब्द को पहली बार दिया था। इन्हीं के मृत्यु के बाद जब इनके उत्तराधिकारी, या उत्तराधिकारी कहना उचित नहीं है बल्कि फॉलोअर्स, यानी इनको जो फॉलो करते थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसका गठन किया था, और पहली बार गठन कब हुआ, 1886 में, 1886 में। और कहां पर हुआ था बताओ, सबसे पहले लाहौर में, फिर आगरा में, फिर देहरादून में, है ना। और किसने इसकी शुरुआत की थी डीएवी कॉलेज की, सबसे पहले लाहौर वाले, जल्दी बताओ, आपने पढ़े होंगे लाला हंसराज थे, या फिर मतलब कोई और व्यक्ति थे, तो लाला हंसराज जी का जो है नाम आता है। सो इस तरीके से आपको स्वामी जी के बारे में जानना पड़ेगा। देखो बातें बहुत सारी और है, लेकिन हम मुख्य मुख्य बातों पर जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछ रहा है कि इंडिया लीग का गठन किसने किया था। इंडिया लीग का गठन जो है इसको किया था किसने, शिशिर कुमार घोष जी ने, यानी कि पहले का राइट आंसर जो है आपका पहला ही आना चाहिए। और इंडिया लीग बना कब था, 1875 में बना था। 1875 में जो है इंडिया लीग का गठन हुआ था, और इसको जो है मिस्टर शिशिर कुमार घोष जी जो थे इन्होंने पब्लिश किया था। एंड शिशिर कुमार घोष वैसे भी बहुत फेमस नाम है, क्यों, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा था, ही रोट अमृत बाजार पत्रिका। और ये कितनी दफा पूछा कि अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी, राइट। सो इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछता है इंडियन एसोसिएशन, कौन थे इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए, यही व्यक्ति थे भाई जो इनके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आनंद मोहन बोस जी जो है शामिल थे, किसमें, इंडियन एसोसिएशन। और ये ठीक एक साल बाद 1876 में बना था, तो 1876 का ये हो गया। होल्ड ऑन, अब पूछ रहे इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन किसने बनाया, तो इसमें आएगा किसका नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे एक और चीज सुनो, जो इंडियन एसोसिएशन है इससे भी जुड़े हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन यहाँ कहीं भी बी का ऑप्शन जो है 4 है नहीं, तो कंफ्यूजन दे नहीं रहा एग्जामिनर आपको, है ये नाम भी यहाँ पर जुड़ेगा, आनंद जी के साथ सुरेंद्र जी भी थे। लेकिन इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन अगर अलग से पूछता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम जो है इसमें आप लोग को याद रखना है। और लास्ट में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये तो इजी हो गया, सर सैयद अहमद खान 1888, जिस समय इनको जो है टाइटल भी मिला था नाइटहुड का अंग्रेजों के द्वारा, राइट। वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने कौन सा स्कूल बनाया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जिसको आज आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वही सर सैयद अहमद खान जिनके तत्वावधान में कौन सा मूवमेंट चला था, अहमदिया आंदोलन चला था। तो अहमदिया आंदोलन चलाने वाले जो है यही व्यक्ति थे। अहमदिया ही था ना इनका, या अलीगढ़ था, अलीगढ़ था, देखो कंफ्यूजन है, अहमदिया नहीं अलीगढ़। तो अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने जो है चलाया था, राइट। सो आंसर क्या बन रहा है आपका, 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, तो ये थे मोतीलाल नेहरू जी। और पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ कब, तो 1 जनवरी 1923 में हुआ। लेकिन अगर ये पूछा कि स्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव कब और कहां रखा गया था, तो तब हम क्या लिखते हैं कि प्रस्ताव 1922 में रखा गया था दिसंबर में, और कहां पर, गया में, बिहार। तो जो गया अधिवेशन हुआ था, इस गया अधिवेशन के दौरान जो है इस प्रस्ताव को रखा गया था। क्लियर है। और जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो इनका प्रस्ताव क्या था, ये चाहते थे कि हम विधान मंडलों में प्रवेश करें। जबकि इससे पहले महात्मा गांधी या बापू जी का क्या कहना था, बापू का कहना था कि हमें अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है। इन्होंने कहा एक काम करिए, हम बॉयकॉट करके कुछ नहीं जो है ज्यादा चेंजेस ला पा रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इनके मंत्रिमंडल में खुद सदस्य बनते हैं, और जो भी ये एक्ट, जो भी ये बिल लेकर आएंगे उस बिल को वहीं पर निरस्त कर देंगे, ऊपर ही हम लोग इस बिल को रोक लेंगे। सो इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि हमें प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इस बड़ी मुहिम को लेकर वहां थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था कांग्रेस के दल में, और यही कारण था कि स्वराज विचारधारा जो थी वो 2 पार्टीज में बटी। एक तरफ तो थे नो चेंजर्स, जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, इनको कहते हैं अपरिवर्तनवादी या गैर परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे।
अपरिवर्तनवादी या गैर परिवर्तनवादी, राइट। और एक थे जो चेंजेस चाहते थे, जिनको कहते थे प्रो चेंजर्स, यानी कि परिवर्तनवादी जो परिवर्तन का समर्थन कर रहे थे। और परिवर्तनवादियों की पहले मैं बात करूंगा, जैसे दो नाम तो वही थे जिन्होंने प्रस्ताव लाया, जैसे हमारे पास में कौन आगे, सी आर दास जी आगे, एम एल नेहरू आगे, मोतीलाल नेहरू। प्लस आप लोगों ने नाम सुना है एनसी केलकर जी का, तो एनसी केलकर ने इनको सपोर्ट किया। मिस्टर एम आर जयकर भी जो थे वो प्रो चेंजर्स थे, वो भी चाहते थे कि हम विधानमंडल के भीतर अपना प्रवेश रखेंगे और जो है नई मुहिम छेड़ेंगे। और अब आना पटेल ब्रदर्स में से किसका नाम, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ नहीं, विट्ठल भाई। तो जो विट्ठल भाई पटेल थे, जो विट्ठल भाई पटेल थे, तो विट्ठल भाई पटेल जी ने भी जो है इनको समर्थन दिया और कहा कि हमें प्रवेश करना चाहिए। ये बड़े नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं। ऑन द अदर साइड नो चेंजर्स जो कहते थे कि नहीं हम उसी पुरानी विचारधारा पर चलेंगे, बापू के जो है खादी और बॉयकॉट को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो इसमें जितने भी देखो वरिष्ठ नेता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम से ही देखो ना वरिष्ठता झलक रही भाई इनके नाम में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सी राजगोपालाचारी जी, है ना, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, एम ए अंसारी साहब। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। सो इस विचारधारा को लेकर जो इनके दो दल जो है यहाँ पर बढ़ गए थे। और ये बड़ा मजेदार एक टॉपिक है, लेकिन देखो अभी मैं इतना ही करवाऊंगा, आगे चलकर जब बातें छिड़ेंगी तो उस पर हम डिटेल में जाएंगे, राइट। चलिए, सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 63rd का। 64th पे आओ, घटनाएं लिखिए, सही क्रम बताने, चलो। और मेरे ख्याल से घटनाएं तो आपको याद है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 23 मार्च 1942, है ना। देखो लॉर्ड वेवेल का प्लान, इसी के बाद सीधे शिमला सम्मेलन हुआ था, कितने जून को, चलो हिंट दे रहा हूं, जून 1946, बताओ कितने जून, 1943 मतलब, नहीं 14 जून, 14 जून, और समय क्या है 1900। इसके बाद देखो अब जो ये लिखा है ना कैबिनेट डेलीगेशन मार्च, तो एक से बताओ जब हमारी कैबिनेट बनी थी, तो मतलब वो कैबिनेट प्लान की बात कर रहा है, और कैबिनेट प्लान भारत का पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, होल्ड ऑन। और लास्ट में पूछ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बना, तो इंटरिम गवर्नमेंट का समय क्या था, 2 सितंबर को, कब, 1946 में। तो सही क्रम क्या बन रहा है, देखो पहले 1942, फिर 45, फिर 46, फिर 46, ये मार्च है, ये सितंबर है, राइट। तो इट मींस कि 1, 2, 3 और 4, कहीं पर ऐसे ऑप्शन है चेक करो, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है प्लान आगे आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, चलो 65, कौन सा सही नहीं है, इतना इजी बात क्या ही पूछना हमसे। देखो रामोसी रिबेलियन 2 फेज में हुआ था, पहला फेज तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा 1822 में, और दूसरा फेज हुआ था 1867 से लेकर, है ना, लगभग जो है 1888 तक ये चला था। और जो 1867 वाला था, इसमें कौन थे मुख्य नेता, ये थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये सवाल ऐसे बन जाता है, वासुदेव बलवंत फड़के, है ना, ये जो है किसमें थे, ये तो ये कथन तो ठीक है कि पहले में चित्तूर सिंह थे, है ना, ये भी सही है, और दूसरे में वासुदेव जी थे, ये भी सही है। दूसरा पूछा है संथाल विद्रोह, भाई संथाल विद्रोह में आप बिरसा मुंडा जी और प्लस 1899 क्यों ला रहे हो। संथाल विद्रोह हम सब लोगों ने पढ़ा है, ये कब का है, 1855-56 का है। और 1855-56 में इसको दो ही तो लोग लाए थे, एक थे कान्हू और एक तो सिद्धू, ये दो लोग थे लेकर आए थे, सिद्धू और कान्हू। तो ये मतलब संथाल विद्रोह जो है कहीं भी बिरसा नहीं। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल यहां सही है कि 1899 में बिरसा मुंडा लाया था मुंडा रिबेलियन, है ना, ये मुंडा रिबेलियन अलग है, जिसको उलगुलान भी कहते हैं, है ना, मुंडा रिबेलियन था। और ये जो मुंडा उलगुलान था, ये किस चीज के खिलाफ था, मुंडारी प्रथा। अंग्रेजों ने क्या किया था, मुंडाओं की मुंडारी प्रथा को बैन कर दिया था। मुंडारी प्रथा क्या थी, साझी खेती करने की जो प्रथा थी इनकी, तो उसको बैन कर दिया था अंग्रेजों ने। इसके खिलाफ जो है बिरसा मुंडा, जिनको धरती अब्बा कहते हैं, ये सवाल पूछा है कि हुई इज कॉल्ड धरती अब्बा, तो बिरसा मुंडा जी धरता अब्बा उनको कहते हैं। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, बाकी रंगपुर ठीक है, ठीक है। द्विज नारायण जी ने 1783 में किया। कोल रिबेलियन बुद्धू भगत जो थे, बुद्धू भगत जी ने किया था 1831, ये भी अपने आप में सही है। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, बी। हमें गलत चूज करना था ना, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। देखो अल्प्स, एंडीज, रॉकीज, हिमालयाज, यूराल, ये सब है वलित पर्वत। और जो माउंट फुजियामा या माउंट फ्यूजी जिसको कहते हैं, ये है आपका एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, एक्टिव वॉल्केनिक है ये, तो ये जापान में है, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, तो ये इसका वॉल्केनिक राइट आंसर आएगा। सो प्लीज मेंशन आंसर ए।
कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है भाई? उत्तरी अटलांटिक। चलो अटलांटिक्स में तो है, अटलांटिक्स में तो है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक्स में जो नहीं आती है, जल्दी से बताओ। बेंगुएला करंट कहां पर बहती है तो बिल्कुल ठीक है, अटलांटिक ओशन है, लेकिन ये साउथ अटलांटिक ओशन में है। हमसे क्या पूछ रहा है? नॉर्थ पूछ रहा है। तो ये जो बेंगुएला है, ये है ना बेंगुएला, ये है अटलांटिक में, इस बात को डिनाई मत कर दीजिएगा कोई, लेकिन ये है साउथ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक ओशन में, है ना। और बाकी की गल्फ स्ट्रीम हो गया, है ना, नॉर्वेजियन हो गया, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा दूसरा कुछ नहीं, गल्फ स्ट्रीम का ही नाम है फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम को आप लोग फ्लोरिडा स्ट्रीम भी कह सकते हो, है ना। और ये जो गल्फ स्ट्रीम या फ्लोरिडा स्ट्रीम है, ये वार्म स्ट्रीम है, बेंगुएला कोल्ड है, और नॉर्वेजियन जो है ये भी क्या है, वार्म है। तो बस इस तरीके से याद रखना कि ये हो गए वार्म, ये हो गए कोल्ड, ये हो गए वार्म। तो ये इस तरीके से पूछा। और फ्लोरिडा जो है वो कुछ और नहीं, गल्फ स्ट्रीम का ही नाम है, राइट। तो ये क्या है, अटलांटिक ओशन की प्रमुख है जलधाराओं में से आते हैं। नेक्स्ट आओ जल्दी से, हिमालय की सबसे दक्षिणी। अब गाइस इसको बता बता के आप भी थक चुके, मैं भी थक चुका। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको आप लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इसके नीचे आता है क्या, लेसर हिमालय, जिसको आप मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और सबसे बाद में आता है शिवालिक हिमालय। तो अगर मुझसे पूछा है सबसे दक्षिण में क्या है, तो सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं, सच्चर क्षेत्र कहते हैं, सच्चर जोन कहते हैं, राइट। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, एमसीटी या एमपीटी, एमसीटी ओके, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो है लेसर और शिवालिक के बीच में यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट ओके। और शिवालिक और गंगा के मैदानों के बीच में HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये भी हमसे कई दफा जो है सवाल ऐसे बन जाते हैं ना, तो उसको भी ध्यान रखना। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। नेक्स्ट आओ 69 में, एक तरफ है पर्वत और दूसरी तरफ है उन पहाड़ियों के नाम। शिखर और शिखरों के जो है किस रेंज में है। जैसे अनई मुड़ी पूछेगा, तो अनई मुड़ी किस में होगा, ऑब्वियस है अन्नमलाई में होगा। तो पहला और दूसरा तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। दूसरा है डोडा बेटा, आपको चीटिंग करने का पूरा मौका मिल रहा है बेटा। ये देखो डोडा बेटा, सामने मैप लगा हुआ है, तो डोडा बेटा कहां पर आ जाएगा, बोलो। नीलगिरी में आएगा। डोडा बेटा कहाँ आएगा, नीलगिरी में आएगा ना। नीचे ये देखो, ये मैप में लिखा नहीं है, ये डोडा बेटा लिखा है, 2636 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो डोडा बेटा कहाँ पर है, ये है आपका नीलगिरी में। अब पूछ रहे हैं धूपगढ़ और गुरु शिखर, है ना। देखो ये ऊपर गुरु शिखर है अरावली के सामने, गुरु शिखर कहाँ है, अरावली के सामने। तो बचा क्या, धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ पर आ जाएगी, दैट इज इन सतपुड़ा। तो सतपुड़ा में क्या है आपके पास में, धूपगढ़ है, राइट। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन जाएगा, इसका सीक्वेंस बनेगा 4, 4 के बाद 1। तो 4, 4 के बाद है ऑप्शन नंबर क्या, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या कर दीजिए आप, बिल्कुल सही वचन में लिख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ फटाफट, जल्दी चलते हैं, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी सहायक नदी, सबसे पश्चिम से रामगंगा और सबसे पूर्व से क्या है कि महानंदा। तो सबसे पश्चिमी रामगंगा, सबसे पूर्वी जो है महानंदा। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑब्वियसली गंगा नदी है ना, गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये 2 तरीके से गिरेगी, एक तो हुगली से ये जो है पश्चिम बंगाल होते हुए गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा जब ये प्रवेश करेगी कहां पर, बांग्लादेश, तो किस नाम से जानी जाएगी, पद्मा। और पद्मा के नाम से आगे चलकर ये मिलेगी किससे, ब्रह्मपुत्र से, जिसको वहां पर क्या कहते हैं, जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिलती है तो वो बनाती है मेघना, और मेघना के नाम से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, राइट। बाकी डिटेलिंग में क्लास वाले में जब आऊंगा मेन, वहां पर आऊंगा। ऑप्शन ए लिख लेना 70 का। 71 पे आओ, कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए देश का 40% भाग ऐसा है जिस पर जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ है, उत्तरी मैदानों में। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर क्या मिलती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, राइट। और इन नॉर्दर्न प्लेन्स में विशेषता देखो, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है देखो। अच्छा बताओ, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है, पोटास की या फास्फोरस की, नहीं पोटास, पोटास फास्फोरस नहीं। पोटास जो है जलोढ़ में ज्यादा होता है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये ह्यूमस, ये क्या होता है, कम होता है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मैंने कई बार बोला है, ओल्ड अलूवियल एंड न्यू अलूवियल। पुरानी जलोढ़, ओल्ड, ओल्ड मतलब भंगार का सामान यानी बांगर, तो ओल्ड अलूवियल को कहते हैं बांगर और न्यू अलूवियल को कहते हैं खादर। तो ये इस तरीके से आप लोग इसमें ये भी चीजें याद रख सकते हो, राइट। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन नॉर्दर्न प्लेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पहला जो है, पहला क्या, एकमात्र संशोधन हुआ है, अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, और वो हुआ है कब, 42वां संविधान संशोधन, कब, 1976। और इसने कौन कौन से शब्द जोड़े, 3 शब्द। पहला है सोशल यानी समाजवादी, सोशलिस्ट,
दूसरा है सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है इंटेग्रिटी यानी अखंडता। तो बस ये तीन ही तो शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में, तो एक बार संशोधन हुआ, तीन नए शब्दों को जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 72 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ 73 पे आना। एक तरफ पार्ट्स हैं और दूसरी तरफ उनमें क्या बातें हैं। देखो सिटीजनशिप भाग 2 आज ही की क्लास में पढ़ा हमने सुबह में, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है, वो है भाग 2 में। यूनियन टेरिटरीज, अब देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ये भाग 1 में है, तो ये गलत हो जाएगा। भाई आप ये बताओ भाग 7 में कहां से हो गया। पहली बात, ये वाला पार्ट 1 आना चाहिए था, भाग 1 है ना। अब सवाल रहा कि सर भाग 7 में क्या था फिर। तो पहले क्या था, भाग 7 में राज्य के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, है ना। और इसमें जो है राज्य को लेकर एक भाग बी बटा हुआ था, है ना। और भाग बी जो बटा हुआ था इसको क्या कर दिया गया है, अब निरस्त कर दिया गया है। इसको जो है क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। फॉर दैट रीजन इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से समझ रहे हो मेरी बात यहां तक। ये क्या हो गया है, अब ये भाग जो है रहा नहीं, इस भाग को निरस्त कर दिया और ये अनुच्छेद 238 के भीतर जो है लिखा हुआ था। क्लियर है यहां तक की बात है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब बाकी के देखो म्यूनिसिपैलिटीज भाग 9A, अगर पंचायत पूछता तो सिर्फ भाग 9 में आता, है ना। इलेक्शंस की बात करेंगे तो भाग किस में है, 15 में। ये अपने आप में बिल्कुल सही है, निर्वाचन भाग 15 को दर्शाता है अनुच्छेद 324 में, 324 से 328। तो बाकी के सारे पार्ट सही हैं, सिर्फ एक गलत है इसमें, यूनियन टेरिटरीज वाला, इसको आप लोग इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 74। किस अनुच्छेद में हमें समानता का अधिकार है। अब ये कैसी बात है, राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 में यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अनुच्छेद 15 में दे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना भाई। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, 16 में, है ना। 17 में क्या हो गया, अनटचेबिलिटी का एंड, और 18 में क्या हो गया, टाइटल्स का अबॉलिशन। तो ये जो हमें मिला है 14 से 18 के अनुच्छेद राइट्स, वो क्या है हमारे पास में, इक्वालिटी दर्शाते हैं। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर टू अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट। और अनुच्छेद 23 में आ गया द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। और 24 में आ गया बच्चों से कारखानों में काम कराने इत्यादि पर रोक लगाना। तो वो आपका कहां गया, 24 में। तो राइट आंसर क्या मिला इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इसको चुनते हैं राष्ट्रपति। और अगर पूछेगा डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे हम देहरादून में पढ़े तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट जज को कौन चुनेगा, दैट इज गवर्नर। तो गवर्नर सिर्फ और सिर्फ राज्यों के भीतर जो है जिला जजेस को चुनेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के जज को भी गवर्नर चुनेगा, नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हमेशा राष्ट्रपति चुनेंगे, राइट। दूसरी बात, वर्तमान में कौन है अभी, है ना। बहुत सारे लोगों ने उनके नाम की गवाही भी दी है, बताओ। अरे उनका नाम ही गवाही है, इसलिए मैंने कहा। ये है भूषण रामकृष्ण गवाई जी, बीएम गवाई कह लीजिए। और पहले कौन थे, पहले सबसे पहले, हाँ पहले जज H.J. कानिया। तो H.J. कानिया साहब जो थे वो पहले जज थे। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखो बताने को बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन एज यू कैन सी टाइम हो चुका है, बल्कि मैं लेट ही हो गया और बच्चे बाहर खड़े हैं, क्लास अभी दूसरी होनी है इसके बाद, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द लोकसभा स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर यानी अध्यक्ष और डेप्यूटी मतलब उपाध्यक्ष, इनके बारे में क्या सही है। क्वेश्चन कथन पढ़ते पहले। लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं। अब आप सोचो कि ये कथन सत्य है कि नहीं। लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद छोड़ देते हैं, है ना। तीसरा, केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता है। तो आप बताओ मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें क्या है। तीसरा कथन सही होगा, सही होगा ना, कैसे छोड़ देगा भाई, उसके एब्सेंस में तो कुछ भी नहीं होगा। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। और पहला कथन, सदस्य कहां से रहेंगे, अध्यक्ष नहीं, क्या लिखा है पहले में, शब्द देखो क्या लिखा हुआ है कि जो है वो जो है दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाएंगे, और ये बिल्कुल सही कथन है। सदस्य कहां से रहोगे, ऐसे सदस्य तो आप हट गए, जब लोकसभा भंग होगी तो सारे सदस्य भंग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कहेगा कि लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अपना पद छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर आई होप सो आपने क्या लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 and 3 इज द राइट आंसर, ये आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और जल्दी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहते हैं। अब देखो मेरी बात,
आप जानते हैं कि संसद के भीतर क्या होता है, संसद के भीतर बैठकें होती हैं, सेशंस होते हैं। और संसद के कितने सेशंस होते हैं, संसद के मुख्य रूप से कम 2 होने चाहिए 6-6 महीने के गैप में, लेकिन इंडिया में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। अब इन सेशंस के दौरान क्या होता है, कुछ बैठकें होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं। और सेशन के हिसाब से अगर मीटिंग्स की बात करूं तो 2 मीटिंग्स होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, मॉर्निंग मीटिंग, जो सुबह में होती है, मॉर्निंग मीटिंग जो होती है सुबह में। और सुबह की जो पहली बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग, ये शुरू होती है कितनी, 11 बजे। अब 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, यहां तक तो चलता है क्या, 11 AM से 12 PM तो तक चलता है क्वेश्चन आवर, यानी प्रश्नकाल, यही चलता है। और ठीक 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि प्रश्नकाल और संसद के सदन की कार्रवाई के बीच में, तो वो क्या हो गया हमारे पास में, 0 आवर हो गया। प्लस अब इसके बाद आता है लंच का टाइम, 2 बजे लंच होता है, तो 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो समय होता है ये कहलाता है पोस्ट लंच, ठीक है, मीटिंग। अब पोस्ट लंच मीटिंग लिखो इसको, या आप लोग इसको जो है इवनिंग मीटिंग लिखो, वो एक ही बात है कि लंच के बाद या इवनिंग के टाइम पे जो मीटिंग होगी वो पोस्ट लंच या इवनिंग मीटिंग्स होती है। तो ये 2 तरीके की मीटिंग कहां पर होती है, ये होती है आपकी पार्लियामेंट में। तो आंसर क्या आएगा, शून्यकाल। चलिए 78 पे आओ। अनुच्छेद 153 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 154 में गवर्नर्स इज मैंडेट, है ना, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का कार्यकाल, और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्रवाई का अधिकार। बताओ सही सीक्वेंस क्या है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 78 का, सोचो जल्दी से। 78 है या 79? 78 पक्का, मेरे को ऐसा लगा रिपीट हो गया कहीं पे। चलो क्या आएगा इसका राइट आंसर, एनी आइडिया? नहीं, इसका राइट आंसर आएगा, देखो पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 153 में क्या है, तो अनुच्छेद 153 क्या है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होगा, मतलब ये गवर्नर को मैंडेट किया गया, तो इसका तो बनेगा 2। तो जहां पर पहले का 2 बन जाए तो मुझे बाकी क्यों चेक करने, तो पहले का 2 सिर्फ ऑप्शन सी में बन रहा है। यानी 154 में क्या है, 154 में है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, कि राज्य का सबसे बड़ा जो है अधिकारी कौन होगा, राज्यपाल होगा। अब एक में क्या है, एक में आ गया आपका 155, यानी अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन नहीं। और लास्ट बचा 3, तो डी का क्या बन जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल जो है निर्दिष्ट होता है, और राज्यपाल का कार्यकाल जो है मुख्य रूप से 5 साल होता है सामान्यतः, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है। राष्ट्रपति उनको 5 साल से पहले भी हटा सकता है और 5 साल के बाद सेम प्लेस पर जो है फिर से भी नियुक्त कर सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यानकारी रखनी पड़ेगी ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आउटपुट मेथड से जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, अगर आपको जो है देखो 3 मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड है ना, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, और जो है एक और आता है हमारे पास में कौन सा मेथड, प्रोडक्शन मेथड, है ना। तो अब इसमें से बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। आउटपुट मेथड से स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर लीजिए, उसमें टैक्स हटा दीजिए और सब्सिडी को इसमें जोड़ दीजिए। क्या यही सही आंसर होना चाहिए? बिल्कुल जो है पहला ऑप्शन इसका साफ साफ जो है सही सुस्पष्ट नजर आता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीडीपी की कैलकुलेशन। कई बार बता चुका हूं जीडीपी क्या है। क्या है जीडीपी? एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं, ये समझना। लेकिन भारत देश के भीतर भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कौन है? ऑब्वियसली बात है एम विश्वेश्वरैया, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान लाया था, और उसी विश्वेश्वरैया प्लान से जो है हम लोगों ने पहली बार जो है 10 वर्षों के लिए एक नियोजन, एक आर्थिक जो है प्लानिंग बनाई थी। और ये मैंने प्रीवियस क्लास में, इसी से पहले वाली क्लास में शायद, है ना, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्लास नंबर 20 या 19 में किसी एक में मैंने सारे प्लान्स बता रखे कि एम विश्वेश्वरैया प्लान कैसे आया, फिर उसके बाद फिक्की प्लान कैसे था, फिर कांग्रेस का प्लान आया। तो ये मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि बॉम्बे प्लान क्या था, आप प्लीज उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या शामिल होता है? देखो वैसे आपको बता दूं, इसके बड़े इंडिकेशंस में ये तीनों हैं, बड़े इंडिकेशंस में इसके जो है ये तीनों हैं। और ये जो तीनों, उनको भी बुलाई दो अंदर ना, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। अब वो बेचारे बाहर क्यों खड़े रखे हम उनको ना। ठीक है, चलिए बस थोड़ा और है, 5-7 मिनट। तो देखो, जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, है ना, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या आता है? देखो इसमें हेल्थ भी आता है, इसमें एजुकेशन भी आता है, और इसमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है। होल्ड ऑन,
लेकिन ये तो है हमारे पास में जो मेजर है। अगर टोटल इंडिकेशंस की मैं बात करूं, कल को अगर सवाल पूछे कि बहुआयामी जो है करीबी सूचकांक में कुल कितने इंडिकेटर्स होते हैं, तो लगभग 13 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बड़े इंडिकेटर्स में यही आते हैं। ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से जो है यही हमारे पास में आएंगे। और जो है इसमें आप लोग ध्यान रखना कि ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश करता कौन है? नीति आयोग। तो इसको पब्लिश करने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। तो ये हर साल क्या करेगा? पॉवर्टी से रिलेटेड जो है बातें यहाँ पर साझी करेगा ना। एक और क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पहली बात ये कब आया था? एनी आइडिया? ये आया था 2008 में, 15 अगस्त 2008 को आया था। क्या? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? किस मंत्रालय से संबंधित काम करेगा? तो ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जो सेक्टर है, तो ये एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत जो है कार्य करता है। तो राइट आंसर 82 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, थोड़ा देर और सुन लो फिर मैं इसको एंड कर रहा हूं। हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? पहली बात कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब आया था? याद करो, मतलब कह सकते हैं 1967 68 के समय, जिस समय पहला योजना अवकाश आया था, जब फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे आया था, तो उसी समय हमारे पास में क्या आया था? उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? कृषि फसलें जो थी इनको मतलब और ज्यादा प्रोड्यूस करना है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको हम लोग गेहूं क्रांति भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था। मतलब बहुत तीव्रता से गेहूं की फसल इसमें हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, अब भारत में जो है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कथन क्या लिख रहा है। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, ये मैंने अभी बोला, ये ठीक है, हमें गलत पिक करना है ना। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन क्षेत्र में था, ये भी सही है, लेकिन चावल उतना उत्पादित नहीं हो पाया जितना गेहूं, इसलिए इसको गेहूं क्रांति का, ये भी ठीक है। और इससे जो है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी ठीक है। बट कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा घोषित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, ऐसा तो कोई भी कहीं लिखा नहीं है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? सबको पता है, मिस्टर एमएस स्वामीनाथन जी। और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आए थे? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया मिस्टर एमएस स्वामीनाथन जी। क्यों याद रखना है? एमएस स्वामीनाथन को 2025 के लिए अभी क्या मिला है? 2024-25 के लिए कौन से सम्मान मिलते हैं 26 जनवरी के दिन? राष्ट्रपति के हाथों मिलते हैं। नहीं बताओगे तो आपको भी पद्मास देने पड़ेंगे। तो इनको पद्मा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है इस बार। तो ये ऐसे सवाल बन जाते हैं भाई कई बार में, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बस 2-3 है। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जो होता है, मनी मल्टीप्लायर, है ना, ये निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? कैश रिजर्व रेशियो का कोई लेना देना इसमें है नहीं, है ना। इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी, ये भी कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से क्या ही मतलब है। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पब्लिक, भाई आप लोग जितना ज्यादा बैंकों में पैसा जमा करोगे, बैंक उस पैसे को उतना ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट करेगा, और उससे जो है मनी मल्टीप्लायर जो है और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि मनी गुणक जो है और ज्यादा बढ़ेगा। टॉपिक बहुत डिटेल्ड है। मनी मल्टीप्लायर क्या है? देखो, इसका फॉर्मूला आता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M3/M0। लेकिन अब यहां कंफ्यूजन मत कर देना कि M3 और M0 क्या होता है। M3 जो है, इसको मैं ब्रॉड मनी कहता हूं। ये क्या है? ब्रॉड मनी है। ब्रॉड मनी में क्या था? देखो, इसमें कैश इन हैंड जो आप लोगों के जेब में, मेरे पास है, ये मनी भी इसमें आती है, कैश मनी, प्लस जो आपका बैंक में क्या है? टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट होता है ना आपका, तो वो टाइम लाइबिलिटीज है, टाइम डिपॉजिट है कि भाई मेरा 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट भी उसमें शामिल हो जाएगा। और जो आपका डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा है, डीडी मतलब क्या है? मुझे अभी 10,000 चाहिए, बैंक जाऊंगा, डिमांड ड्राफ्ट भरूंगा, मुझे तुरंत देना पड़ेगा, मेरी डिमांड है किससे? बैंक से। तो जो डीडी होता है, जो एफडी होती है हमारी, आरडीज होती है हमारी, प्लस जो हमारे पास में कैश इन हैंड होता है, वो सारा मनी इन कॉइन्स, इन नोट्स जो भी होता है, वो M3 है। और M0 मतलब जो ओरिजिनल मनी आरबीआई ने पब्लिश की है, कि आरबीआई ने जो मनी दी है, मान लीजिए मेरे जेब में 100 रुपया है, तो वो आरबीआई के द्वारा पब्लिश मनी है, तो वो 100 रुपया मेरा M0 है अभी। अब जब मैं उसको बैंक में जमा करूंगा, बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास सेविंग में रखेगा, रिजर्व में, बाकी जो है वो किसी और को लोन दे देगा, फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी दूसरी तरह से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाएगा या दूसरे बैंक को पहुंचाएगा। तो इस तरीके से मनी मल्टीप्लायर होता रहता है। इसका फॉर्मूला जो है MM इज इक्वल टू M3/M0 आता है।
डिटेल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 2023 का बोल दिया, कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान रखना, हर साल जो है, हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम जो है संगठन दिवस मनाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है ना। और दूसरा कह रहा है, तब अब देखो ये 2023 पूछ लिया है ना, 2023 पूछ लिया, तो 2023 का अगर पूछता है तो वहां पर द फ्यूचर ऑफ वेदर है ना, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस क्या है हिंदी छोड़ो भाई इसको, जनरेशन, यानी कि ये पूछा है आपसे, राइट। तो ये 2023 के लिए तो ठीक है, लेकिन अब 24 चले गया, 25 चल रहा है, इसके बाद 26 आएगा, तो सवाल तो बदलते रहेंगे। तो इट मींस अगर हमें ज्यादा से ज्यादा, ये सवाल थोड़ा पुराना है तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। बट 2024 के लिए अगर थीम, सॉरी 25 के लिए थीम पूछेगा तो इसमें क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, जो हमें अर्ली वार्निंग गैप मिलता है ना उसको क्लोज करना है, तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, साथ मिलकर हमें जो है अर्ली वार्निंग गैप को दूर करना है, ये इस बार का क्या था, थीम रखा गया था। ठीक है, चलिए भाई एक दो क्वेश्चन और है, सुन लीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब। भाई डॉक्यूमेंट को अगर आपको जो है परिवर्तित करना है डॉक्यूमेंट को वेब में, तो इसके लिए क्या आता है, HTTP आता है, तो ये इजी है, जो लोग कंप्यूटर का काम करते हैं उनको बेसिक पता होगा, ऑप्शन बी लिख लेना 86 का। 87 का आता है, विच कटिंग वाइल कटिंग एंड पेस्टिंग द कट आइटम इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन। जब आप कट पेस्ट करते हैं, काम किया होगा आप लोगों ने पावर पॉइंट से अदर जो है जगहों पर, तो मान लीजिए आप कट पेस्ट करते हैं, तो जब आप कट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर रहता है, वो डैशबोर्ड में आएगा, रोम में आएगा, हार्ड ड्राइव में आएगा, क्लिपबोर्ड में आएगा, क्लिपबोर्ड में रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड लिख लेना। बस थोड़े क्वेश्चन और है। कंप्यूटर का रिसाइकल बिन क्या स्टोर करता है, रिसाइकल बिन, फोटो डिलीट करो, वीडियोस डिलीट करो, कहाँ जाएंगे, रिसाइकल बिन, या अब जो है नए मॉडर्न मोबाइल्स में ट्रैश लिखा होता है या कंप्यूटर्स में ट्रैश लिखा होता है, तो या तो ट्रैश में आएगा, यानी कि डिलीटेड फाइल्स इन द फोल्डर्स, ये कहां पर आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे बिन्स में, तो ये बिन में ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से इसका सही होना चाहिए 88 का। 89 पे, एनी आइडिया कि व्हाट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इसको WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जो है इस जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और 2025 के लिए अगर पूछेगा जेंडर गैप रिपोर्ट, तो बहुत बुरे हाल है हमारे, 131वां नंबर आया। मतलब जेंडर गैप क्या है, महिला पुरुष इनके बीच में असमानताएं है ना, या फिर जो है ट्रांसजेंडर्स को लेकर असमानताएं, अभी भी हम जो है नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं LGBTQ कम्युनिटी को, तो ये एक जेंडर गैप है। तो ये जेंडर गैप में भारत का जो इस बार स्थान रहा है वो कितना है, 131 रहा है, तो आप लोग 131, और टोटल कितने देश थे, 148, 148 में हम 131 में पे हैं, तो ये हमारे लिए अभी भी सोचने योग्य है कि भाई हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आना है। और देखो ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम लोग इसमें बात करें कि सर पहले पे कौन है, तो आज नहीं, पिछले अगर हम लोग 16 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछले 16 सालों से एक देश है जो कूल है, बढ़िया कूल है, आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है वो क्या है, जेंडर गैप में सबसे पहले पर है, मतलब वहां कोई जेंडर मतलब इनइक्वालिटीज है नहीं, वो मतलब इक्वालिटीज की तरफ चल रहा है। तो आइसलैंड हमेशा टॉप में था, फिर फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, ये लोग। और जो जब जेंडर गैप को नापा जाता है कि महिला और पुरुष में कितनी असमानताएं हैं किसी भी देश में, तो इसके लिए 4 इंडिकेशंस देखे जाते हैं। जैसे क्या, जैसे देखा जाएगा कि भाई कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कितनी है। नहीं कहते कि भाई लड़कियां हैं 12th पास करा लो उसके बाद शादी कर लो, क्यों, क्या उनको जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिलनी चाहिए। तो जो देश देता है वो टॉप करेगा, जो नहीं देता वो पिछड़ा रहेगा, जैसे इंडिया भी अभी बहुत पिछड़ा हुआ इस मामले में। दूसरा इसमें आता है एजुकेशनल एंड अटेनमेंट, शिक्षाएं कितनी शिक्षा आप दे पा रहे हो। तीसरा आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि स्वास्थ्य और कितना वो सर्वाइव कर पा रहे हैं सोसाइटी के भीतर। और चौथा आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहां पर महिलाओं को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिला है तो वहां पर क्या है, मतलब गैप बहुत बड़ा है, गैप बहुत ज्यादा है। और ऐसा एम्पावरमेंट, अब ये मत कहना सर भारत में महिलाओं को एम्पावरमेंट नहीं है, बात चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट की। और कोई अगर आपसे ये कह दे कि महिलाएं कम है, तो मैं हमेशा एक ही डायलॉग बोलता हूँ, एक ही चीज कहना कि मेरे देश की पहचान में पहला रोल प्ले करती है देश की पहली नागरिक, एंड शी इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्योंकि किसी भी देश की जो पहचान है उसके राष्ट्रपति से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब उनको ज्यादा लोग जानते हैं, मे बी मोदी जी का फैन फॉलोइंग ज्यादा है, आप इस बात को जानते हैं। 25 देशों से अवार्ड ले आ चुके हैं, सबसे बड़े अवार्ड 25 देशों से। देखो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी के लिए, है ना। मैं कोई पर्सनल सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको। लेकिन पहचान जो है देश की पहली नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज द्रौपदी मुर्मू जी। सो दैट इज वाई हम एम्पावर्ड तो हैं, लेकिन अभी भी भाई बहुत बड़ा गैप है। तो गैप में हम लोग 131 पे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। जो भी हमारे पास में मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, दे आर कोटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस।
अब जब मैग्नेटिक की बात करें तो उसमें आयरन ऑक्साइड ही लिखोगे ना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, तो उसमें आयरन ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आई गेस दिस इज द राइट आंसर, है ना। और ये अकेला नहीं, इसके साथ कोबाल्ट मिला दिया जाता है, तो एक मिक्सचर होता है किसका, आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट का, तो उससे क्या होते हैं, कोटेड होते हैं चुंबकीय जो भी डिस्क होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आप थोड़ा सा रीजनिंग वाला सवाल है तो यहाँ में ज्यादा समय न दूंगा, है ना। अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया था, आप लोगों ने तो खैर नहीं किया, आपके तो क्लास का टाइम भी हो गया ऑलरेडी, मैंने काफी समय ले लिया। तो 91 इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 मिनट। अभी मैं आंसर्स बता रहा हूँ, बाद में इसको आराम से सॉल्व करते रहना, आपके पास में ऑप्शंस पूरे ना, वाईटी पे ये वीडियो पड़ जाएगा, उसको देख लेना आप लोग। 90 सेकंड का राइट आंसर क्या आएगा, पढ़ लो, एक एक मिनट का टाइम ले लो। 90 सेकंड, नो मतलब गुरु के ही ऊपर छोड़ोगे सब, है ना, तो इसका गुरुवार लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 93 का क्या राइट आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना आता आपको, थोड़ा सा समय ले लो ना आज एक्स्ट्रा, सर आपकी क्लास अभी स्टार्ट करवा देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं क्लास में, रुक जाओ। यहां पर क्या पूछा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विल बी सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड बाय द गिवन शीट ऑफ पेपर, ये है शीट ऑफ पेपर। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी अल्फाबेट है, जैसे हमारे पास में एफ है, ई है, बी है, सी है, डी है या ए है, तो उसमें पासे में क्या होता है कि अपोजिट उसके क्या आएगा, पासे में हमेशा अपोजिट देखा जाता है ना, जैसे पास ऑफ ए का एक, तो ए के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा। तो ऐसे हम लोगों ने ये देखना है कि समान समान जो है आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे देखो इसमें क्या है, जैसे अगर आप एफ के अपोजिट देखोगे तो एफ के अपोजिट क्या बनेगा, हमेशा ए का गैप छोड़ देना, यानी इसके अपोजिट बनेगा बी। ए के अपोजिट अगर पूछेगा तो ई के अपोजिट ए का गैप छोड़ दो, ये बनेगा सी। अगर ए के अपोजिट बैठेगा तो ए का जो है बी छोड़ दो, इसमें आ जाएगा डी, ये ऐसा आना चाहिए। और इस पासे में एक चीज नोट करना कि किसी में भी सेम चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी इस हिसाब से अगर हम इसको फॉर्मूले को देखें तो एफ के साथ बी एक साथ नहीं होना चाहिए, इसमें है ये नहीं बनेगा। ए के साथ सी नहीं होना चाहिए, है ना, ए के साथ क्या नहीं होना चाहिए, कहां चले गया, ई, है ना, ई के अपोजिट क्या था, बी सी, है ना, होल्ड ऑन, या ए के अपोजिट डी, ए और डी एक साथ नहीं होना चाहिए, ये भी इसका गलत आंसर बन जाएगा, है ना। यहां पर क्या है, डी एफ और ई, ये भी गलत जा रहा है ना, और ई सी बी, कौन सा सही आ रहा है, हाँ बी सही आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं बनना ना, इसमें देखो ई के साथ जो है सी आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। तो इसमें राइट आंसर आप बी लिख लेना, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना, सी मत कर देना आप लोग। ये काउंट करने तो आई होप सो आपको आते होंगे ना, बेस को देखकर 1 2 3 4 ऐसे करना, उसको जोड़ देना आपस में, है ना। इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे, एक 7-8 सेकंड का टाइम है भाई, फटाफट सोच के बताओ, ये 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट ले लो, काउंट कर लो। इसमें कैसे काउंट करते हैं, बेसिस को जोड़ते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे काउंट किया आपने एक, ये जो है इस वाले में, पहले वाले में क्या है एक, ये क्या है दो और एक कर दीजिए, 3 इधर बन रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है 1 2 3 और 3 जो है यहाँ 6 बन रहे हैं, है ना, बनेंगे कि नहीं भाई, दोनों साइड में बन रहे हैं। फिर ऐसे 1 और 2 यानी कि 3 यहाँ पर, 3 6 3 9, तो ऐसे बन रहे हैं। और बाकी आप लोग काउंट कर लीजिए, जैसे एक ये पूरा आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा, एक ये इस तरीके से जो है आ जाएगा पूरा, यहाँ पर आ रहा है ऐसा नहीं, एक ये वाला बन रहा है ना, ये हो गया 7 इस तरीके से, एक ये छोटू सा बीच में बनेगा 8। तो जब आप इसको लगातार काउंट करोगे तो इसमें कितने निकल आएंगे, आपको 15 जो है त्रिभुज निकल आएंगे। तो 94 का 15 लिख लेना। 95 का राइट आंसर क्या आएगा, अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु के से किस प्रकार से संबंधित होगा। समय लगेगा ना थोड़ा करने में, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर निकल आएगा पड़पोत्र, यानी कि ग्रैंडसन। सॉल्व करना है मेरे पास, कर लूंगा मैं समय, अगर आप कहो कि सर थोड़ा और झेल लो, है ना, तो फिर मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन 95 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या आएगा 96 का राइट आंसर, पढ़ लो पहले भैया, तुक्का मत बोलो, पहले पढ़ लो आराम से। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई है, तो ई और सी में किस प्रकार का संबंध होगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्नी आएगा इसमें ना। चलिए, अब मैंने तो सॉल्व किया हुआ ना इसको, तो मेरे लिए आसान है। अब यहाँ पर समय थोड़ा हमारे पास कम है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, 98 का राइट आंसर, 98 का राइट आंसर एनीवन, इसका आएगा 46। राइट आंसर क्या आएगा इसका, इसका आएगा 46, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैसा आएगा, इसका भी एक नियम है, हमेशा क्या होता है ना, देखो एक बेसिक आपको सुनाई देता हूँ, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात आए,
अगर दो व्यक्ति होते अलग अलग तो शायद हमें फॉर्मूला बदलना पड़ता, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति की बात है वहां हमेशा क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर राइट लेफ्ट नहीं है तो टॉप प्लस बॉटम कर लीजिए। तो टॉप प्लस बॉटम -1 जब आप लोग इसमें कर सॉरी +1 जब आप -1 है ना, -1 फॉर्मूले में करोगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, और इसमें कर दिया क्या, इसमें कर दिया +1, माइनस करना है, जल्दीबाजी के चक्कर में सब गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे काउंट करिए, क्या लिखा था कि राहुल रैंक 9 फ्रॉम द टॉप, तो टॉप में क्या लिख लीजिए 9 एंड बॉटम में कितना 38, तो जरा 38 में 9 जोड़ो कितने होते हैं, 47 होते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसका तो आएगा 47, -1 था, -1 कर लीजिए इज इक्वल टू कितना आएगा 46, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 46 आ जाएगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, है ना, क्वेश्चन पेयर्स में कितने होंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 आएगा। कैसे आएगा इसके लिए समय देना, और कल जब क्लास में लोगे तो मैं क्लास में आपको इसका करा दूंगा। एंड 100th में ये अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली, कि जैसे हर किसी में पहले एफ है तो ये तो सब में कॉमन है, फिर दूसरे में ओ है, ये सब में कॉमन है, तीसरे में आर है, ये भी सब में कॉमन है। अब इसके बाद आपने अल्फाबेटिकली देखना है कि पहले जी है, जी है, जी है या एम आएगा, वो आपने देखना पड़ेगा ना, इस पे समय लगाओगे आप, थोड़ा सा सोचोगे तो काम हो जाएगा, और जब ज्यादा सोच लोगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। सो ये आपका आज का 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट था। थोड़ा समय ज्यादा नहीं कहूंगा, समय इसलिए लगा क्योंकि मोबाइल में कुछ टेक्निकलिटीज को लेकर फॉल्ट आ गया था, तो इसलिए इसको मुझे फिर से करना पड़ा काम ना। तो बस ये सारी बातें आज की लिए थी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।